हाय, वेलकम टू स्टडी IQ's इंग्लिश कोर्स। तो इससे पहले हम अपना कोर्स स्टार्ट करें और वीडियो के बारे में और बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कोर्स के साथ हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या सीखेंगे। तो पहले हम वो देखते हैं। ठीक है। आपके दिमाग में कई सवाल हो सकते हैं इस कोर्स को लेकर कि ये कैसे होगा, कब तक चलेगा। तो हम पहले उन सवालों का जवाब देते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि हाउ लॉन्ग विल दिस कोर्स लास्ट, या फिर ये कोर्स कितनी देर तक चल सकता है। वैसे तो हम इस कोर्स को 3 फेजेस में लेकर चलेंगे, 3 भागों में लेकर चलेंगे। एक हमारा होगा बेसिक, जहाँ पर हम सबसे ईजी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अंग्रेज़ी के अक्षर, अंग्रेज़ी के शब्द, थोड़ा बहुत उसका व्याकरण, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम इंटरमीडिएट लेवल पर आएंगे, यानी जब आपने उसका बेसिक कर लिया होगा, आपको थोड़ी बहुत समझ आ चुकी है, तो हम इंटरमीडिएट लेवल पे बात करेंगे आगे, और उसके व्याकरण को लेकर सेंटेंसेस के साथ पूरे पैराग्राफ्स के बारे में हम बातें करेंगे। और एडवांस लेवल पे हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स यानी अंग्रेज़ी बोलने पर और पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। हाउ विल द कोर्स प्रोसीड, ये कोर्स कैसे चलेगा। जैसा कि हमने बोला कि हम ये जो कोर्स है बिल्कुल ही शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है या आपने अंग्रेज़ी आज तक पढ़ी नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप बिल्कुल ये कोर्स ले सकते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज़ द अल्फ़ाबेट्स, यानी हम अक्षरों के साथ स्टार्ट करेंगे और वहाँ से वील मूव फॉरवर्ड, हम वहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे। ये कोर्स किसके लिए है, हु इज़ दिस कोर्स फॉर। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है या आपको थोड़ा बहुत आता है, या फिर आप अपने अंग्रेज़ी बेटर करना चाहते हैं यानी सुधारना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली ये वीडियोस देख सकते हैं। व्हाट विल बी द टीचिंग लाइक, पढ़ाने का तरीका क्या हो गया। तो जहाँ तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये एक कंप्लीट बिगनर यानी जिसे कुछ भी नहीं आता ये कोर्स, उसके लिए है, तो जितना हो सकेगा हम हिंदी का प्रयोग यानी यूज़ करेंगे और उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि अगर हमने एक वीडियो में कुछ अंग्रेज़ी शब्दों का कुछ शब्दों का हमने हिंदी वर्ड्स यूज़ किया है, हिंदी शब्द यूज़ किए हैं, तो हम आगे वीडियो में फिर उसको हिंदी में यूज़ नहीं करेंगे। यानी एक बार जब हमने अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों शब्द जान लिए हैं, तो अब हमारी साइड से आपसे ये एक्सपेक्टेशन होगी, हम ये चाहेंगे कि आप उस हिंदी वर्ड का आगे इंग्लिश यूज़ करते जाएं। ठीक है। आपकी तरफ से हमें क्या चाहिए, व्हाट विल यू नीड। अगर हो सके तो हम चाहेंगे कि आप एक नोटबुक और एक पेंसिल के साथ ज़रूर बैठें, ताकि आपको जो समझ में आए या ना आए, या जो आप बाद में याद करना चाहते हो, वो आप नोटबुक में लिख लें, और बाद में अगर हो सके तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या दिक्कतें हुई। अगर आपका ये सवाल है कि आप कौन सी किताबें यूज़ कर सकते हैं, या क्या टेक्स्ट या लिखे हुए पंख देख सकते हैं, आप पंक्तियाँ पढ़ सकते हैं, तो उसकी आप चिंता नहीं करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, जहाँ पर भी पुस्तकों और किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको ज़रूर बता देंगे। आपकी तरफ से हमें ये चाहिए कि आप इन वीडियोस को देखने के बाद, इससे पहले कि आप दूसरी वीडियो देखें, प्लीज़ आप पिछली वीडियोस का रिवीजन ज़रूर करें। जैसे कि आपने पुरानी वीडियो एक बार देख ली, दूसरी शुरू करने से पहले आप ज़रूर एक बार ध्यान में रखें कि हमने पुरानी वीडियो में क्या बात की थी। ठीक है। तो जैसा कि हमने बोला कि हम अलग अलग भाग यानी अलग अलग लेवल्स रखेंगे। तो सबसे पहला होगा हमारा बेसिक, जहाँ पर हम जितनी वीडियोस हो सके डाल देंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल अंग्रेज़ी के अक्षरों से। अब आप लोगों को हो सकता है ये पहले से आता हो, पर मैं अपने तरफ से ये बोलूँगी कि अगर आप सारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप प्लीज़ सारी एक साथ देखें। जैसा कि मैंने बोला, हम अक्षरों यानी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हम शब्दों पे जाएंगे, वर्ड्स, फिर आगे हम सेंटेंसेस यानी वाक्यों पे चलेंगे, और फिर वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे।
बेसिक लेवल ऑफ कोर्स पर हमारा ये मकसद रहेगा कि आप इस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। आपका जो भी थोड़ा बहुत डर है या फिर अगर आप बहुत अच्छा नहीं फील करते बोलते हुए, तो आपकी वो हम हटाएं कि आप कंफर्टेबल होते जाएं इस लैंग्वेज के साथ, ठीक है। जहाँ तक बात होती है रिविजन्स की, आप वो प्लीज़ करें, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज़ भी निकालेंगे जहाँ पर आप खुद को टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं, ठीक है। जैसा कि हमने बात कर ली है इस कोर्स के बारे में, क्या होना है इसमें, कैसे होगा, क्या होगा, और पहली वीडियो भी हम स्टार्ट करेंगे। और अगर हो सके कि आपको समझ ना आए कुछ या आप चाहते हैं कोई और तरीका हो पढ़ाने का, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में वो बता दें और हम अगली बार उसको अपने वीडियोस में ज़रूर डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट अस बिगिन दैट, शुरू करते हैं। इस पहले लेक्चर में हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स, सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच की, यानी अंग्रेज़ी के अक्षर, वाक्य और हमारे शब्दों के भाग। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे अंग्रेज़ी के अक्षर क्या होते हैं और उनका फोनेटिक, जो हमने शब्द यहाँ लिख रखा है, फोनेटिक। ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेट, जिसको हम बोलते हैं अक्षर, अल्फ़ाबेट यानी अक्षर, ठीक है। फोनेटिक मतलब होता है कि वो उसकी क्या आवाज़ आ रही है। जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं, कोई भी अक्षर बोलते हैं, तो उनकी एक आवाज़ होती है। जैसे अगर मैंने बोला आ ई, तो आपके जो मुंह से निकलती हुई आवाज़ हुई इनके बारे में, वो फोनेटिक कहलाती है, यानी उसके बोल। फोनेटिक, फोनेटिक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन अल्फ़ाबेट्स को, यानी अक्षरों को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, यानी कैसे बोलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर। अगर आप चाहें तो ये वीडियो रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि इनको बाद में प्रोनाउंस कैसे करते हैं, या फिर आप चाहें तो इस वीडियो को जितनी बार आप चाहे देख सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि इनकी बोल कैसी है। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। ये Z नहीं होता है, ये J होता है। K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y और Z। ये ध्यान में रहे कि इसको हम बोलते हैं Z, ना कि जेड। कई लोग ये गलतियाँ कर देते हैं, पर जेड नहीं होता है इसमें। यहाँ पर हम नीचे इस बिंदु का ध्यान रखते हैं जहाँ आवाज़ आती है ज की, जेड। अगर कई लोग इसे जी भी बोलते हैं, जो कि गलत नहीं है, पर ज़्यादातर एटलीस्ट यहाँ भारत में, इंडिया में हम इसे जेड बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हमने देख लिया अक्षरों को। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को रोककर यहाँ पर एक बार खुद से इनको बोलने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं शब्दों की और वाक्यों की।
अंग्रेजी में शब्दों को हम बोलते हैं वर्ड्स। WORDS, वर्ड्स यानी शब्द। इसको हम कैसे बोलते हैं? वर्ड्स। पूरे स की आवाज़ नहीं आती है, आधे स की ही आती है। स्पेलिंग गलत हो सकती है हिंदी में, पर ये सिर्फ आपको मदद करने में कि आप इसे बोलेंगे कैसे अंग्रेजी में। सो वर्ड्स, पूरे स की आवाज़ नहीं आएगी। वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स है। ठीक है, अब वर्ड्स से क्या होता है? हमारे वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस। अगर आप इंग्लिश में कोई भी वर्ड, किसी भी शब्द को बोलना सीखना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है कि उन्हें तोड़ तोड़ कर आप उन्हें बोलें। तो जैसे हमने किया, सेंटेंसेस यानी वाक्य। तो हमारे शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से अनुच्छेद यानी पैराग्राफ। अंग्रेजी में जहाँ पर भी P और H साथ में आता है, वहाँ उसके बोल में फ आता है। हम आगे की वीडियो में बात करेंगे यहाँ जहाँ पर भी ऐसे एक्सेप्शंस हैं कि जो अलग हैं हमारे प्रोनाउंसिएशन से, यानी जैसे हम उनको बोलते हैं उनकी बोली से, हम इस पे अलग से वीडियो करेंगे और इस पे बात करेंगे। फिलहाल अभी हमें इतना जानना है कि शब्द होते हैं हमारे वर्ड्स, जो बनाते हैं सेंटेंसेस। वर्ड्स सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस हमारे वाक्य होते हैं, और बहुत सारे सेंटेंसेस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ यानी अनुच्छेद। अब बात आती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। इस बात की तो हमने क्लैरिफिकेशन, यानी इस बात ये तो हमने जान लिया कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस हमारा वाक्य होता है जो कि शब्दों के मेल से बनता है। लेकिन एक सेंटेंस में क्या होता है? हर वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है। एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अगर आप इसकी हिंदी में बोल देखना चाहें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता, जो कि अगर हमारे वाक्य में कोई भी काम हो रहा है, वो काम जो भी कर रहा है वो हमारा कर्ता या विषय या सब्जेक्ट कहलाता है उस वाक्य का। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कर्ता यानी सब्जेक्ट वह व्यक्ति अथवा वस्तु है जो कुछ कर्म करता है या कर्म से संबंधित हो। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं। किसान खेत जोत रहा है, यानी यहाँ पर जो हमने लिख रखा है किसान खेत जोत रहा है। तो जब भी आपको समझ नहीं आए कि इसमें हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है, तो आप खुद से ये पूछिए कि जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है। तो कौन खेत जोत रहा है? किसान खेत जोत रहा है। किसान हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट यानी वस्तु हमारा क्या होता है। ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति अथवा वस्तु है जो क्रिया से प्रभावित होता है, यानी जो काम
हो रहा है, जो भी काम हमारा सब्जेक्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा विषय है वो क्या है, विषय नहीं सॉरी हमारी वस्तु क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप पूछेंगे कि जो हमारा कर्ता है वो क्या कर रहा है। वो क्या कर रहा है का जो आपका उत्तर होगा, जो आंसर होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसको बेहतर समझने के लिए हम अपने वापस उदाहरण पे जाते हैं। किसान खेत जोत रहे हैं, ठीक है। अब आपने पूछा कि खेत कौन जोत रहा है, तो आपके पास उत्तर आ गया कि किसान। तो यानी जो काम करने वाला है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट किसान था। वो क्या कर रहा है, वो जोत रहा है। ये हो गई हमारी क्रिया, यानी जो काम हो रही है, जिसको हम अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जो काम हो रहा है वो किस पर हो रहा है, तो वो काम हो रहा है हमारा खेत पर। तो हमारा खेत जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। किसान खेत जोत रहे हैं, काम कौन कर रहा है, किसान कर रहा है। तो किसान हमारा सब्जेक्ट, किसान क्या कर रहे हैं, जोत रहे हैं। जोतना हमारा क्रिया है जिसको हम वर्ब कहते हैं, और ये क्रिया जिस पर हो रही है, यानी ये वर्ब जिस पे एक्ट कर रहा है वो कौन सी जगह है, वो है हमारी खेत। तो हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु यहाँ पर हो गया खेत, ठीक है। राहुल एक गीत गा रहा है, तो यहाँ पर आप सवाल पूछे खुद से, कौन गीत गा रहा है, राहुल गा रहा है। तो यहाँ पर राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया। वो क्या कर रहा है, वो गा रहा है, वो हमारी हो गई क्रिया यानी वर्ब। और ये काम किस पर हो रहा है, वो क्या गा रहा है, वो एक गीत गा रहा है। तो गीत हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट के लिए एस लिख लेंगे, हमारा सब्जेक्ट। जहाँ पर ओ लिखेंगे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो माँ खाना पकाने हैं, वहाँ पे गलती हो चुकी है, कोई नहीं। माँ खाना पका रही है, तो यहाँ पर हमारा कर्ता कौन है, माँ, क्योंकि जो काम हो रहा है वो माँ कर रही है। काम क्या हो रहा है, कुछ पक रहा है। क्या पक रहा है, खाना। तो सब्जेक्ट हो गई माँ, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा खाना। तीसरे पे आते हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। कौन इंग्लिश सीख रहा है, हम सीख रहे हैं। तो यानी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया हम। क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जिस पे हमारी क्रिया काम कर रही है। रजत अपने कपड़े धो रहा है। कौन धो रहा है, रजत। तो रजत हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्या कर रहा है, वो धो रहा है। क्या धो रहा है, कपड़े। तो कपड़े हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक है। आखिरी, मैंने फिल्म देखी। किसने क्या किया, किसने किया, मैंने किया। तो मैं सब्जेक्ट, क्या किया, देखा। क्या देखा, फिल्म देखा। तो फिल्म हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको इसके और एग्जाम्पल्स यानी और उदाहरण चाहिए जहाँ पर आप ये खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हम आपको अगले वीडियो में उनकी अटैच्ड वर्कशीट यानी एक प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल आपको दे सकते हैं। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, यानी शब्दों के भेद।
अब हमने अपने वाक्य की बात कर ली कि एक कर्ता होता है, एक विषय होता है और हमारी क्रिया होती है जो हमारे वस्तु पे काम करती है, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे भाग होते हैं, जितने भी हम शब्द बोल रहे हैं, जो डेली लाइफ में हर दिन हम जो भी बोलते हैं, तो वो अलग अलग पार्ट्स यानी भाग होते हैं उसमें। तो उन भागों को हम देखते हैं। कुछ का तो नाम हमने पहले ही सुन रखा होगा, जैसे अभी हम देखते हैं। एक होती है हमारी नाउन, एक होती है नाउन जिसे हम बोलते हैं संज्ञा। हम इन सारी चीज़ों को अभी आगे देखेंगे, पहले हम बस इनको देखते हैं कि हम इन्हें बोलते कैसे हैं। संज्ञा होती है नाउन, इसको तोड़े और प्रोनाउंस करें, यानी इसकी बोल देखें, ना उन, नाउन। दूसरी होती है वर्ब यानी क्रिया, यहाँ पर गलती हो चुकी है, सॉरी, क्रिया यानी वर्ब। वर्ब, ठीक है। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, जो हम संज्ञा के बदले में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। चौथा होता है हमारा एडजेक्टिव यानी विशेषण। ये बताता है कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी क्या है, जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो कैसी है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव यानी विशेषण। एडवर्ब होता है हमारा क्रिया विशेषण। वर्ब, ऊपर हमने वर्ब यानी क्रिया किया था, अब हम कर रहे हैं एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। पांचवी हो गई हमारी प्रेपोजिशन, जो कि होता है संबंध बोधक। प्रेपोजिशन, इसको हम देखते हैं। प्रेपोजिशन, जो भी अंग्रेजी के शब्द टी, आई, ओ और एन से ख़त्म होते हैं यानी एंड होते हैं, उनकी बोल यानी उनका फोनेटिक या उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है शन। शन, 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 जो बोलना चाहे आप, ठीक है। जैसे कि अगले तीन हो रहे हैं। प्रेपोजिशन यानी संबंध बोधक। कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक। इसको हम देखते हैं। कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक। आखिरी इंटरजेक्शन, यानी ये जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अचंभित होते हैं, बहुत सरप्राइज्ड होते हैं, तो उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। हम इनके बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ देख रहे हैं कि इन्हें बोलते कैसे हैं। तो ये हो गया इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के भेद हैं।
एक बार हम इन्हें फिर से बोलते हैं और देखते हैं। नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव यानी विशेषण, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन यानी संबंध बोधक, कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन ये होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक यानी किसी भी चीज़ में जहाँ पर हमारे को बहुत अचंभा आ रहा है, बहुत सरप्राइज्ड है हम, तब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, interjection। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, यानी शब्दों के भेद 8 तरह के होते हैं। ठीक है, अब हम इनको एक एक कर कर थोड़ा बहुत देखते हैं। संज्ञा यानी नाउन। तो संज्ञा यानी नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस और थिंग, किसी भी व्यक्ति, पर्सन, प्लेस जगह या स्थान, और थिंग यानी वस्तु को हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, ये सारी नाउन होती हैं। ठीक है, जैसे टेबल एक नाउन है, राहुल एक नाउन है, ताजमहल एक नाउन है, दिल्ली एक नाउन है। नाम, जगह, चीज़, ये सारी हमारी नाउन होती हैं, यानी संज्ञा। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ये वो शब्द होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। जैसे कि आप किसी से आप बात कर रहे हैं या किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उनका नाम बार बार नहीं लेते, राइट। जैसे कि अगर आप राहुल नाम के किसी इंसान के बारे में बात करें तो आप बार बार उसको राहुल राहुल नहीं बोलेंगे, आप उनको बोलेंगे वो, या उसका, या तुम्हारा, वो था। उन चीज़ों को जहाँ पर आप नाउन की जगह कुछ और यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम प्रोनाउन। संज्ञा के बदले आए हुए शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। हम इनकी अलग से वीडियो में बातें करेंगे, और तो अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। वर्ब यानी क्रिया, किसी वस्तु या चीज़ के विषय में कहने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वही शब्द क्रिया है। बहुत सिंपली कहा जाए तो कोई भी शब्द जो कि दिखा रहा हो कि काम हो रहा है या काम किया जा रहा है, वो क्रिया होती है। तो इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। डूइंग मतलब करना। कोई भी शब्द अगर आपको बता रहा है कि कोई काम हो रहा है तो वो क्रिया होती है। जैसे खाना, भागना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वो हमारी क्रिया होती है, यानी वर्ब। अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। डूइंग यानी करना। एडजेक्टिव किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशेषता बतलाने हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो हमने बात कर ली कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी यानी विशेषता, अगर कोई वर्ड बताता है, अगर कोई शब्द बताता है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग टेबल, तो मैंने बताया ये टेबल है, ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये मजबूत है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमारा एक एडजेक्टिव हो गया। तो एन एडजेक्टिव गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन। तो हमारे जो भी संज्ञा या सर्वनाम थी उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता, वो कैसा है,
कितना है, तो वो शब्द जहाँ पर भी यूज़ होगा वो होता है हमारा एडजेक्टिव। जैसे सुंदर, सुंदर घर, बड़ा घर, 3 लड़के, यहाँ पर बता रहा है कि जो हमारा नाउन है वो कैसा है, क्या है, कितना है, तो वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्वांटिटी होती है हमारी जब हम बोलते हैं कोई भी चीज़ कितनी है। तो अगर कोई भी वर्ड किसी चीज़ की क्वांटिटी बता रहा है कि वो कितना है या वो कैसा है, डिस्क्राइबिंग व्हाट इट लुक्स लाइक, तो हम उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब की हम जब बात करते हैं तो वो बताता है कि हमने जो वर्ब या एडजेक्टिव यूज़ किया है उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, हमने बोला कि एक लड़का दौड़ रहा है, तो यहाँ दौड़ना हमारी क्रिया हो गई क्योंकि वो हो रही है। लेकिन अगर हमने बताया कि वो कैसे दौड़ रहा है, से हमने बोला कि वो लड़का तेज़ी से दौड़ रहा है या वो लड़का धीरे दौड़ रहा है, तो यहाँ पर बताने वाला कि जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर तेज़ और धीरे जो है वो हमारा एडवर्ब हो गया। काम हुआ लेकिन कैसे हुआ, धीरे हुआ, जल्दी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, तो हम उसे बोलते हैं एडवर्ब। preposition preposition shows the relationship between a noun or pronoun and some other words in a sentence। ठीक है, बेसिकली जब भी हम prepositions यूज़ करते हैं तो हम बताते हैं कोई भी जो चीज़ है वो कहाँ पर है। जैसे अगर मैंने देखा ये पेन है, ये पेन टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर ऊपर जो है वो preposition हो गया। अगर हम इसे अंग्रेजी में बोले तो द पेन इज ऑन द टेबल, कहाँ है, वो टेबल के ऊपर है, इट इज ऑन द टेबल, तो वहाँ पर ऑन हमारा प्रेपोजिशन होता है। अगर मैं इसको टेबल के अंदर रख दूँ तो अंदर हमारा प्रेपोजिशन हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों हाथों के बीच में ये पेन है, तो ये बीच में होना प्रेपोजिशन होगा। इनके लिए अलग अलग शब्द होते हैं अंग्रेजी में। बाकी जब हम प्रेपोजिशन के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे और उस पर बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। कंजंक्शन। कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो हमारे दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं और, है ना, और जो है हमारे दो वाक्यों को जोड़ता है। और अंग्रेजी में होता है एंड, जो कि एक कंजंक्शन है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ा जाता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं, यानी कंजंक्शन। ठीक है, हाँ, इंटरजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इंटरजेक्शन वो वाले शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत आपका सरप्राइज बताते हैं। जैसे कि आपने बोला वाओ, इंटरजेक्शन, आपको पता था किसी भी चीज़ की तरफ, किसी भी सेंटेंस की तरफ आपको किसी ने कुछ भी बताया, आपको उसकी तरफ बहुत सरप्राइज हुए, आप बहुत अचंभित हुए, जिसको बोलते हैं हम, तो वैसे शब्दों को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स या सेंटेंसेस हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट। ठीक है, तो जितने भी हमारे इंटरजेक्टिंग वर्ड्स या सेंटेंसेस होंगे वो इस एक्सक्लेमेशन पॉइंट से ख़त्म होते हैं। तो अगर आपको एक सेंटेंस में मान लो पता लगाना होगा कि वो इंटरजेक्शन है या नहीं, तो वो बहुत आसान होता है। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट। इंटरजेक्शन हमारा पार्ट हो गया, भाग, हमारे शब्दों के भाग में से हो गया। और अगर कोई भी वाक्य है जिसमें हम ऐसे एक्सक्लेमेटरी पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, इंटरजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे एक एक करके बात करेंगे, पर अभी के लिए इतना ही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या आपको ना समझ में आया हो या आप चाहते हैं कोई और किसी और तरीके से आपको समझाया जाए, पढ़ाया जाए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।